हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एजुकेशन की इस जर्नी में आज हम देखने वाले हैं कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है या कौन सा बुरा है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स पर और ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या फिर नहीं है। बाय एंड ऑफ द वीडियो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक म्यूचुअल फंड लेना आपके लिए उतना ही आसान हो जाए जितना एक फ़ोन या फिर और कोई प्रोडक्ट लेना होता है। वैसे भी जब आप किसी फ़ोन को लेने के लिए जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन का एनालिसिस तो करते हैं, राइट। तो जब आप एक म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हैं, सिर्फ एक वीडियो या फिर किसी आर्टिकल के सजेशन पर कोई म्यूचुअल फंड उठा लें बिना उस म्यूचुअल फंड के बारे में खुद से जाने, शायद ये सही नहीं होगा ना। आइए जानते हैं कि किन पैरामीटर्स पर किसी म्यूचुअल फंड को जज किया जा सकता है। इससे पहले कि हम सारे के सारे पैरामीटर्स को समझें, ज़रा ये समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड पैसे कैसे कमाता है। हम अपना जानते हैं, फिलहाल जो हमें जानना है वो ये है कि म्यूचुअल फंड हाउस आखिर पैसा कैसे कमाता है। जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट फीस के नाम पर कुछ अमाउंट कलेक्ट किया जाता है जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, एज लॉन्ग एज म्यूचुअल फंड हाउस के पास आप पैसा जमा कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अपने पैसे कमा रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपका पैसा कमाने का तरीका और म्यूचुअल फंड हाउस के पैसा कमाने के तरीके में एक डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक वही चीज़ म्यूचुअल फंड हाउस के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और यही एक रीज़न बन जाता है कई बार पैरामीटर्स को क्लोजली एनालाइज करने का। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड हाउस और आपके इंटरेस्ट्स अलाइंड हों। ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये मोस्टली 0.1 से लेकर के 2.5% तक वेरी कर सकता है, जो कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग अलग होता है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल आप इस लिंक पर देख सकते हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये 0.1% से लेकर 2.5% का एक्सपेंस रेशियो कई बार मैंने देखा है लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको दिखता है कि यार 1% ही तो है, चलो कोई बात नहीं, बाकी तो हमको मिलेगा, तो हम इस 1% को इग्नोर करके चलते हैं फॉर नाउ। पर हमें जानना ज़रूरी है कि ये 1% का एक्सपेंस रेशियो दरअसल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आइए इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 15% के इंटरेस्ट रेट पे 30 साल के लिए, तो हमारे पास एक टोटल सम 35 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बन करके आ जाता है। अगर मैं इसी सेटअप में 1% एक्सपेंस रेशियो को भी अकोमोडेट करना चाहूँ, तो मैं इफेक्टिवली ये मान सकता हूँ कि जो मेरा ये 15% का इंटरेस्ट रेट है, इसको मैं 14 मान लेता हूँ। हालांकि कैलकुलेशंस ऐसे होती नहीं है, डेली के एनएवी में से आपके एक्सपेंस रेशियो को माइनस किया जाता है, पर फिलहाल फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट ही 14% है। तो अब अगर हम देखें, हमारा टोटल अमाउंट 27 करोड़ बन करके आ गया है, बल्कि पहले जो हमने देखा था वो था लगभग 35 करोड़ रुपए। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं, वो हमारा बन के आ जाता है 7 करोड़ रुपए, यानी कि 26% पैसा आपने अपना लूज किया इस 1% एक्सपेंस रेशियो के कारण। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम से कम आप यूज़ कर सकें उतना अच्छा है। ये ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें। इतनी बात तो अभी तक साफ हो गई कि एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का हमें कम से कम रखना है अपने लिए। लेकिन इस एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करते हुए एक बात पर ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो हम क्रॉस कैटेगरी कंपेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब इससे पहले कि आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाएं, आपके लिए सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को नहीं समझते हैं या फिर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करना चाहिए अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा मेरा प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने इस बारे में एक्सप्लेन किया है, आप उसको ज़रूर देखें। एक बार आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ही आप इन एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पेज पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं, उनके एक्सपेंस रेशियोज भी हैं, लेकिन ये क्रॉस कैटेगरी हैं तो इनका कुछ खास सेंस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं इक्विटी में लार्ज कैप फंड डिसाइड कर चुका हूँ अपने लिए। इन दैट केस अब मैं सारे के सारे एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर करूंगा
जो भी मुझे मिनिमम एक्सपेंस रेशियो दिखेगा मैं उस एक्सपेंस रेशियो को उठाऊंगा। सिर्फ मिनिमम एक्सपेंस रेशियो ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ से अपना मिनिमम एक्सपेंस रेशियो या फिर कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स को उठा सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड 0.47% का एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, और वहीं पर कुछ फंड्स ऐसे भी हैं फ्रैंकलिन जैसे जो 1.18% का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखेंगे और अपने लिए एक कॉल लेंगे कि हमें क्या करना है किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले। अब अगली चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना होता है एक म्यूचुअल फंड खरीदते हुए वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं वो एक डायरेक्ट फंड है या फिर रेगुलर फंड है। डायरेक्ट फंड आप डायरेक्टली फंड हाउस से खरीदते हैं, एक रेगुलर फंड आप किसी ब्रोकर के वाया खरीदते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मेरे फंड हाउस और मेरे बीच में एक ब्रोकर इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है वो ब्रोकर भी अपना कुछ चार्ज लेगा। वो चार्ज लेता है आपको फंड सजेस्ट करने के लिए, हो सकता है बाद में शफलिंग करने के लिए, या फिर और भी कई इस तरह के चार्जेस। बेसिकली आपको हेल्प करने के नाम पर आपसे चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज आपके इंक्रीज्ड एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में नजर आता है। इसका मतलब अगर आप सेम म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलर टाइप ऑप्ट करते हैं तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, क्या हमें कभी भी रेगुलर फंड्स में नहीं जाना चाहिए? नहीं। अगर आपको लगता है आपको म्यूचुअल फंड्स की बिल्कुल समझ नहीं है और आपको कोई इंसान चाहिए आपकी हेल्प करने के लिए, टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए, उसको शफल करने के लिए, तो आपको एक रेगुलर फंड के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स को सीखना चाहते हैं, खुद से इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक एक्सिस का क्वांट फंड है। इसका एक रेगुलर प्लान है और एक डायरेक्ट प्लान है। अगर मैं डायरेक्ट प्लान देखूं तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, लेकिन इसी के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.15% है। अब आप देखिए ये दोनों म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सेम है, इनमें सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक एक्सपेंस रेशियो और एक एनएवी। एनएवी पर हम अभी आते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। अब आप सोचिए आप सेम म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर 2.15% का एक्सपेंस रेशियो देंगे एक रेगुलर प्लान में, और यहाँ पर 0.41% का एक्सपेंस रेशियो देंगे, तो जो आपका डिफरेंस है वो आएगा 1.79%। इफेक्टिवली 1.79% का आपने ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दिया अपने सेम म्यूचुअल फंड के लिए। अब बात कर लेते हैं इस एनएवी की। यहाँ पर मैंने कई लोगों को कंफ्यूज होते देखा है। उनको क्या लगता है कि यार अगर रेगुलर प्लान में एनएवी मुझे 10.06 पे मिल रहा है और डायरेक्ट प्लान पे वही एनएवी मुझे 10.23 मिल रहा है, तो क्या मुझे 10.06 के साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एनएवी नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट प्राइस नहीं है। तो बेसिकली ये 10.06 वो अमाउंट है एसेट्स का जो आपको मिल रहा है, ये वो प्राइस नहीं है जो आप पे कर रहे हैं। इसका मतलब रेगुलर में आपको 10.06 यूनिट्स ऑफ एनएवी मिलेंगे, यहाँ पर सेम प्राइस में आपको 10.23 यूनिट्स ऑफ एनएवी मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा फायदा हो रहा है। कोई भी पोर्टल जहाँ से आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा का कॉइन है, वहाँ पर आपको ईजिली डायरेक्ट फंड्स मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट फंड्स लें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें चेक करना है वो है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। अब एंट्री लोड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन एंट्री लोड 2009 के बाद सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने एंट्री लोड को प्रोहिबिट कर दिया है, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपसे एंट्री लोड नहीं ले सकता है अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं और सब्सिक्वेंट जितने भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उनके लिए एंट्री लोड वो नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एंट्री लोड को छोड़ देते हैं। वैसे बेसिकली ये एक लोड था जो कि आप जब पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ परसेंटेज ऑफ द पैसा म्यूचुअल फंड हाउस आपसे लेता था। ठीक एंट्री लोड की तरह ही एग्जिट लोड भी होता है, यानी कि जब आप अपने पैसे को निकाल रहे होते हैं वापस, उस समय कुछ परसेंटेज ऑफ द मनी म्यूचुअल फंड हाउस काटता है आपके एग्जिट लोड के नाम पर। ये हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड का चार्ट है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने ग्रो की वेबसाइट यूज़ करी है। किसी भी वेबसाइट से आप अगर म्यूचुअल फंड लेंगे तो वहाँ पर आपको ये डेटा हमेशा मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा ये एक्सपेंस रेशियो इन्होंने लिखा हुआ है 0.47% है, और ये एग्जिट लोड में ये बोलता है अगर 10% से ऊपर यूनिट आपने निकाली एक साल से पहले तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है हर एक म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी, वो आपको देखनी चाहिए कि कितना एंट्री लोड है, कितना एग्जिट लोड है। अगली चीज़ जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले देखनी चाहिए वो ये है कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसका मतलब जो आपने म्यूचुअल फंड लिया है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने सारे के सारे स्टॉक्स जो ले रखे हैं वो एक ही सेक्टर के हैं या फिर एक ही टाइप के सारे स्टॉक्स उसने ले रखे हैं।
अब पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा आखिर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस क्यों करेगा। अगर हम ये मान के चलें कि डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा होता है, तो म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट क्यों करेगा? इसका एक कारण हो सकता है। मान लीजिए मैं एक फंड हाउस को ओन करता हूँ या फिर मैं एक फंड मैनेजर हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अपने 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स बना देता हूँ। हर म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक थीम पे मैं कंसंट्रेट कर देता हूँ। मान लीजिए एक मैंने स्मॉल कैप के लिए बना दिया, एक मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए बना दिया, एक मैंने आईटी सेक्टर के लिए बना दिया, एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बना दिया। इस तरह से मैंने 5 से 6 अपने म्यूचुअल फंड्स बना दिए, जो कि अलग-अलग जगह मैंने कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 से 4 म्यूचुअल फंड नहीं काम करेंगे और एक सेक्टर तो डेफिनिटली ऊपर जाएगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा एज़ अ फंड मैनेजर, अपने उसी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना शुरू करूँगा जिसने कि अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 1, 2 या 3 साल में। अब इसी झांसे में हम में से कई सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि लास्ट 1, 2 या 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं, हमको दिखता है हाँ यार, इस फंड ने तो 30% का रिटर्न दिया है, इसने 50% का रिटर्न दिया है, और हम उसी फंड की तरफ खींचे चले जाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये ब्रोकर्स वगैरह, जो आपको टेली मार्केटिंग कॉल्स आते हैं कई बार। खास करके कोरोना के बाद मैंने ये देखा था कि ये जो टेली मार्केटिंग कॉल्स हैं म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने के लिए, इनके नंबर्स सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि हमने देखा था मार्केट एकदम से ऊपर गया था और सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न देने लगे थे। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 2 साल में इवन ट्रिपल डिजिट में म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दे रखे थे। तो हमें ये देखना है कि हम उन 1 साल, 2 साल और 3 साल के रिटर्न्स के झांसे में ना आएँ और देखें कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में डाइवर्सिफाइड है भी कि नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, सेबी ने कुछ गाइडलाइन सेट कर रखी है म्यूचुअल फंड्स के लिए कि आप स्पेसिफिक सेक्टर में इतना ही पैसा लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द फंड। लेकिन कई बार ये म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं ना, इस चीज़ को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक सिंपल सी ट्रिक है। मान लीजिए मैं एक फंड हाउस होने के नाते बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहता हूँ। अब मेरी एक लिमिट है, राइट, कि मैं बैंकिंग में कितना पैसा लगा सकता हूँ। मान लीजिए 25%। 25% जैसे ही कोटा मेरा ओवर हो गया, अब मुझे सेबी अलाउ नहीं करेगा कि मैं बैंकिंग सेक्टर में और पैसा लगाऊँ। इसके लिए मैं एक इनडायरेक्ट ट्रिक लगाऊंगा। मैं वो आईटी कंपनीज ढूंढूंगा जिनके क्लाइंट्स मोस्टली बैंकिंग सेक्टर वाले हैं। अगर कल को बैंकिंग सेक्टर ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली उन आईटी कंपनीज को भी ऊपर जाना पड़ेगा। सेबी को क्या दिख रहा है, यानी कि रूल्स के हिसाब से क्या दिख रहा है कि मैंने अपना पैसा आईटी सेक्टर में लगाया, लेकिन इवेंचुअली मैंने अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए इस तरह के इनडायरेक्ट कंसंट्रेशंस को देख पाना, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आप जितना देख सकें प्लीज़ इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। तो ये हमारा एक्सेस ब्लू चिप फंड है। यहाँ पर मैं अगर पोर्टफोलियो सेक्शन में जाता हूँ इस म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी में इसने कितना पैसा लगा रखा है, कैश में कितना पैसा होल्ड करती है, और भी सारी की सारी चीज़ें। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगा रखा है। अभी आपको दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में इसका थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि इन्वेस्टमेंट, पर फिर भी रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड दिख रहा है। अब आते हैं होल्डिंग्स पर। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्ड होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड की, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में 9.46% पैसा इसने लगा रखा है। बजाज फाइनेंस जो है इसमें भी 9% इसकी होल्डिंग है, और ये सारी की सारी होल्डिंग्स इसने रखी हुई हैं। तो यहाँ से आप सारे के सारे बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे इसने पैसा लगा रखा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं यहीं पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग 3 से 4 म्यूचुअल फंड लेकर के रखते हैं। पहली बात तो इसको अवॉइड कीजिए कि एक ही कैटेगरी के 2 से 3 म्यूचुअल फंड आपने लेकर के रखे हैं, अनलेस आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कि आपने एक एक्सेस का ब्लू चिप फंड ले लिया और आपने एसबीआई का ब्लू चिप फंड ले लिया। अब उसमें होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80 to 70% ऑफ द कंपनियां सेम होती हैं। तो इसेंशियली आपको लग रहा है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, पर हो क्या रहा है, आपने फिर से वही कंपनीज ले ली हैं जो आपके पिछले वाले म्यूचुअल फंड में थी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है पोर्टफोलियो सेक्शन में उस म्यूचुअल फंड के लिए, इन कंपनीज़ को देखना है कि कौन सी कंपनीज़ में आपका पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है। जो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर आकर के फिर से इन कंपनीज़ को देखिए और चेक कीजिए कितनी कंपनीज़ यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं और कितना % में ओवरलैप कर रही हैं। अगर आप देखते हैं कि ये ओवरलैप बहुत ज़्यादा है तो शायद आपको उस दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी और म्यूचुअल फंड को देखिए। एक बात जो कोई भी म्यूचुअल फंड लेते समय आपको नहीं देखनी है, वो है ये 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स। सबसे ज़्यादा धोखा इसी चीज़ में होता है। कोई भी ब्रोकर जब आपको ये बोलता है कि सर मेरे म्यूचुअल फंड का 3 ईयर रिटर्न 18% है, इस बात का क्या मतलब है, पहले ये समझना ज़रूरी है। 2 बातें जो इससे इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं वो पहले जान लेते हैं। पहला, अगर लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स 20% है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नेक्स्ट 3 ईयर का रिटर्न भी 20% हो जाएगा। दूसरी बात,
लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स के 20% होने का सिर्फ ये मतलब है कि आज की डेट माइनस एग्जैक्टली 3 साल पहले के आज की डेट का जो डिफरेंस है वो 20% आ रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पिछले 3 साल से म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली 20% का रिटर्न दिया है। जैसे इस टाइम ऑफ फ्रेम को मान लीजिए ये 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर नाप रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर नापेंगे एग्जैक्टली यानी यहाँ पर अगर स्टार्ट हुआ यहाँ पर एंड हुआ तो शायद ये लॉस हो रहा होगा। यही टाइम फ्रेम अगर गलती से यहाँ चला गया तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 200% का प्रॉफिट नजर आ जाएगा, या 100% जितना भी ये प्रॉफिट है कि यहाँ पे इन्वेस्टर ने पैसा डाला और यहाँ पर अगर पैसा निकाला तो बहुत ज़्यादा फायदा है। यानी कि ये पॉइंट किसी भी म्यूचुअल फंड ब्रोकर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है अपने म्यूचुअल फंड को बेचने का। बोलेगा सर हमारे 3 ईयर रिटर्न्स देखिए 100% है, 150% है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तरीका सीधा सा ये है कि हम बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंपेयर ना करें बल्कि सारे के सारे पॉइंट्स का एवरेज निकालें। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारा का सारा चार्ट है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर मुझे 3 ईयर रिटर्न्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँ, पहले इस पॉइंट पे देखूँ क्या आ रहा था 3 ईयर्स का डिफरेंस। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, इस पॉइंट पे 3 ईयर्स का डिफरेंस देखूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अगर मैं हर एक कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के 3 ईयर के डिफरेंस निकालूंगा तो उसको हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रिटर्न्स हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए, तो ये डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में इस तरह का रिटर्न्स दिए नहीं होते हैं। ग्रो हो या कोई भी आम वेबसाइट जहाँ से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, मोस्टली इस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए होते हैं। वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स दिए होते हैं, बी 3 ईयर्स, 1 ईयर्स या फिर 6 मंथ, क्योंकि उससे उनके लिए म्यूचुअल फंड बेचना आसान हो जाता है। लेकिन ये एक वेबसाइट है primeinvestor.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं, साथ में किसी इंडेक्स के साथ में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी देख सकते हैं, और इस तरह से आपको डेटा मिलता है जो कि रोलिंग रिटर्न्स का डेटा है और ये ज़्यादा रिलायबल है। इस डेट से लेकर के 2005 से 2022 तक के रोलिंग रिटर्न्स मुझे देखने हैं 3 ईयर्स के, यानी कि हर बार 3 ईयर्स के गैप में हर एक पॉइंट को कंसिडर किया गया है 2005 से लेकर 2022 तक, और उसका एवरेज निकाला गया। एवरेज क्या आया, हमने देखा एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड ऑन एन एवरेज 15% के रिटर्न्स दे रहा था, ठीक है। यहीं पर फ्रैंकलिन इंडिया 12% के रिटर्न्स दे रहा था। अब अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, जितने भी वो नंबर्स आए होंगे उन सब में से जो मैक्सिमम नंबर था एक्सिस ब्लू चिप का 26% था और फ्रैंकलिन इंडिया का 47% था। मिनिमम रिटर्न्स जो इन म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं वो 5.73% और -8.79% है, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड कभी भी लॉस में नहीं गया। मिनिमम जो उसका था 5.73% था, लेकिन फ्रैंकलिन इंडिया ने एक बार -8.79% का रिटर्न भी दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है तो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, पर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी हमें। उसके बाद ये देखते हैं कि निफ्टी 100 को कितनी बार बीट किया। एक्सिस ब्लू चिप 100% टाइम्स बीट किया है और फ्रैंकलिन ने 70%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे रिटर्न्स हैं, यानी कि नेगेटिव रिटर्न, 0 to 5% रिटर्न, 5 to 10%, 10 to 20%। ये रिटर्न्स कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स इस पूरे ड्यूरेशन में रहे, ये इनका डेटा है। इसका मतलब अगर आप 2005 से 2022 में कभी भी पैसा डालते 3 साल के लिए तो 78% पॉसिबिलिटी थी कि आप 10 to 20% के रिटर्न्स ले लेते। तो ये डेटा ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डेटा, जहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना रिटर्न आ रहा है। अगली चीज़ जो हमें एक म्यूचुअल फंड में देखनी होती है वो है जो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है और जो एएमसी उस म्यूचुअल फंड को ओन करती है, इन दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड। दोनों में हमें लगभग एक ही चीज़ देखनी है कि जो फंड मैनेजर है उसने इससे पहले कौन से फंड्स मैनेज किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इकलौता फंड है इस एएमसी का या फिर फंड मैनेजर का जो आज चल रहा है मार्केट में किन्हीं वजहों से, और इससे पहले हो सकता है कोई भी फंड उसका ना चला हो। यानी कि फंड मैनेजर का और एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। एएमसी के केस में ये भी देखना एक वैलिड बात हो जाती है कि एएमसी कितने फंड्स एक साथ चला रही है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे फंड्स बस नाम के लिए चलाई जा रही है और उनके परफॉर्मेंस से उसको कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये दोनों बातें देख लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फिर से हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जिसके अगर मैं लास्ट में जाऊंगा तो मुझे फंड मैनेजर्स का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है और यहाँ पर एएमसी प्रोफाइल भी दिख रहा है। जब मैं इसमें रीड मोर पर क्लिक करूँगा
तो ये मुझे इनके ज़्यादा डिटेल्स दे देगा किसी फ़ंड मैनेजर के बारे में, अगर मुझे जानना है कि ये इसके फ़ंड्स हैं जो इसने पहले मैनेज किए हैं। इसी तरह एएमसी के लिए भी अगर वेबसाइट देती है तो ठीक है, वरना एएमसी की अपनी वेबसाइट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं कि और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक एएमसी चला रही है और बाकी म्यूचुअल फंड्स का क्या रिकॉर्ड रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर देखनी इंपॉर्टेंट होती है, वो है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी कितनी चर्निंग हो रही है। मान लीजिए अगर हम कहते हैं टर्नओवर रेशियो 50% नज़र आता है, तो इसका ये मतलब है कि अगर पिछले साल एक म्यूचुअल फंड में 100 स्टॉक्स थे, तो इस साल उसने उनमें से 50 स्टॉक्स को शफल कर दिया है, कोई नए स्टॉक्स ले लिए हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि उसकी चर्निंग बहुत ज़्यादा हो। इसके दो नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान ये कि फंड मैनेजर को अपने चुने हुए स्टॉक्स पर कुछ खास भरोसा नहीं है, और दूसरी बात ये कि एक्सेस ऑफ चर्निंग की वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी इवेंचुअली आप ही की जेब पर पड़ने वाला है। और दूसरी बात, टैक्सेस भी आप इवेंचुअली ज़्यादा पे करते हैं जब स्टॉक्स को ज़्यादा जल्दी बेचा और ख़रीदा जाता है। तो इसलिए टर्नओवर रेशियो और फंड हिस्ट्री देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए पहले टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा सही था, लेकिन रिसेंटली आपने देखा टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि कहीं उस फंड का फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज तो नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे ही कोई नया मैनेजर आता है फंड को मैनेज करने के लिए, वो कोशिश करता है कि पुराने सारे स्टॉक्स को निकाल के अपने हिसाब से नए स्टॉक्स रखे। इसका मतलब ये भी है कि अभी तक की जितनी हिस्ट्री का हमने एनालिसिस किया है वो इनवैलिडेट हो जाती है, क्योंकि वो जो भी हिस्ट्री थी वो सारी पिछले फंड मैनेजर की थी, और अभी नया फंड मैनेजर अपनी तरह से फंड को चलाएगा। एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको, हालांकि ऐसे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करूँ इसके लिए आपको टैक्सेस के समझ की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टैक्सेस को समझें। ब्रॉडली दो तरह के टैक्स होते हैं, एलटीसीजी और एसटीसीजी। अगर आप किसी भी इक्विटी को, बी इट स्टॉक और म्यूचुअल फंड, 1 साल से कम होल्ड करते हैं और उसको सेल कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट आपका होता है उस पर आपको 15% का एसटीसीजी देना पड़ता है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो आप उस पर एलटीसीजी देते हैं जो कि 10% होता है। अगर कोई डिविडेंड्स आपको आपका म्यूचुअल फंड देता है, अगर वो डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड है, इन दैट केस डिविडेंड आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब पर ही टैक्स किए जाते हैं। एलटीसीजीज के केस में मैंने एक और कन्फ्यूजन देखा है लोगों में, आइए ज़रा उसे देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 से लेकर के इन्वेस्ट करना शुरू किया और आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। आपने ये प्रोसेस 1 मई 2022 तक कंटिन्यू किया, यानी कि टोटल आपने 13 महीने इन्वेस्ट किया। अब 13 महीने बाद आप ये सोचते हैं कि यार चलो 1 साल तो मुझे हो गया, क्योंकि 1 साल के बाद मुझे एलटीसीजी देना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सिर्फ 10% होगा। तो अब मैं अपने पैसों को निकाल देता हूँ, तो शायद अब मुझे प्रॉफिट्स पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं होता। दरअसल होगा ये कि जो एनएवीज आपने 1 अप्रैल 2021 को खरीदे थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एनएवीज पर आप एलटीसीजी देंगे। 1 मई 2021 और उसके बाद खरीदे हुए सारे के सारे एनएवीज को, क्योंकि अभी तक 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, आप उन सारे के सारे एनएवीज पर अभी भी 15% का ही टैक्स देंगे। एक और चीज़ खास करके छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, वो ये है कि एलटीसीजीज पर 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन होती है, यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर आपका प्रॉफिट है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं किसी म्यूचुअल फंड से, उस पर आप 10% के हिसाब से टैक्सेस देंगे। अब एक और चीज़ जो हमें देखनी चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए, वो ये है कि हम सिर्फ रिटर्न्स ना देखें, फिर चाहे वो रोलिंग रिटर्न्स हो, चाहे वो एब्सोल्यूट पॉइंट रिटर्न्स हो, हम रिस्क वर्सेस रिटर्न्स देखें। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड ए है जो 20% रिटर्न ला करके देता है, और म्यूचुअल फंड बी 22% रिटर्न ला करके देता है किसी भी टाइम पीरियड के लिए। अगर म्यूचुअल फंड ए 20% ऑफ द रिटर्न बहुत कम रिस्क लेकर के ला रहा है, और म्यूचुअल फंड बी ऑलमोस्ट सेम रिटर्न या थोड़े से उससे ज़्यादा रिटर्न भी ला रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो शायद ही हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। पिछले 3 साल में हो सकता है किसी वजह से उसके रिटर्न्स आ गए, लेकिन क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है, अगले 3 साल में वो परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली नीचे भी जा सकता है। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड ला सके, ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनें। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? एनालाइज करने के लिए बहुत सारे रेशियोज़ हैं जिनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, वो है शार्पे रेशियो। यहाँ पर अगर हम देखें निपॉन इंडिया के लिए शार्पे रेशियो 0.68 है,
और यहीं पर ये भी लिखा है कि कैटेगरी का जो शार्पी रेशियो यानी कि बाकी जो इसके साथ के इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका शार्पी रेशियो 0.55 चल रहा है और इसका 0.68 है। तो शार्पी रेशियो के साथ आपको जो चीज़ देखनी है वो है हायर द बेटर, यानी कि शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, यानी कि उतने कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स कोई भी म्यूचुअल फंड लेकर के आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या कौन से म्यूचुअल फंड्स बेकार हैं। आप शायद खुद से ये सारा का सारा एनालिसिस कर पाएँ और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना है। और अगर आप किसी और के कहने पे म्यूचुअल फंड ले भी रहे हैं, आपको किसी पे भरोसा है भी, तब भी कम से कम आप उस म्यूचुअल फंड को इन सारे के सारे पैरामीटर्स पर जज तो कर ही सकते हैं। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, एक समझदार इन्वेस्टर बनेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।